सो यूनिट वन के अंदर अपने पास चैप्टर क्या क्या बनते हैं? यूनिट वन के अंदर अपने पास चैप्टर क्या क्या बनते हैं? मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एलिगेशन मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर। और उसके बाद में क्या है? पाइप्स एंड सिस्टम्स। फिर उसके बाद में क्या है? बोट्स एंड स्ट्रीम्स और रेसेस एंड गेम्स। तो सोचो ये पांच टॉपिक मिला के लगभग 11 मार्क्स आएगा, इंक्लूडिंग योर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी ऑल्सो। इसके साथ ये पांच टॉपिक के साथ एक और चीज मिला लो, दैट इज चैप्टर नंबर 2, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। ठीक है, इन सबको मिलाएगा तब जाके इतना मार्क्स बनेगा। उसमें से मैं आपको बताता हूँ, पाइप्स एंड सिस्टम्स जो पोर्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ केस स्टडी, ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ 5 मार्कर प्रॉब्लम्स। दोनों के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो चैप्टर में से अगर जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं भी आया या केस स्टडी नहीं भी आया तो कहीं ना कहीं वो 2 मार्कर या एमसीक्यू में तो डाल ही देगा। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो चलो अपने को पढ़ना है ही, बट मैं बता रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ बाकी जितने भी टॉपिक्स अपने पास बचते हैं, चाहे एलिगेशन मिक्सचर हो, मॉड्यूलर अरिथमेटिक हो, इनमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, एमसीक्यू में और 2 मार्कर में। बट मोटा क्वेश्चन जो होता है ना, वो आप एक्सपेक्ट करो प्रॉपर्ली पाइप्स एंड सिस्टम से। ठीक है, वो पाइप्स एंड सिस्टम से अच्छा खासा बनता है। और वही एक ऐसा टॉपिक है जहां पे लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि उसके अंदर एक तो कुछ भी फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको बेसिक अपना नॉलेज लगाना होता है, ठीक है, लॉजिक लगाना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यूनिट वन का रिवीजन चालू करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले लेते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक से। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 2500 इज डिवाइडेड बाय 13। तो पहला लाइन आप ये समझो, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। तो एक चीज तो क्लियर है कि आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर इज नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो 3 टू द पावर 2500 को डिवाइड किससे करवाना आपको? 13 से। अब एक बात बताओ, 3 टू द पावर 2500, सॉरी 3 टू पावर 2500 पर लिख दिया, 3 टू द पावर 1 3, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 3। क्या अपन ये लिख सकते हैं? चेक कर लो एक बार, इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर? 3 टू द पावर 3 कितना होता है? 3 टू द पावर 3 कितना होता है? 27। चाहो तो आप डायरेक्टली वहां से भी चालू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बात बता, 27 मॉड 13 अगर यदि अपन करने जाते हैं, 27 डिवाइडेड बाई 13 आप करो, रिमाइंडर में कितना आता है? 1। 1 के पीछे ही भागना है अपने को। क्लियर? ये चीज 1 के पीछे ही अपने को भागना है। तो आ गया अपने पास 1। अब आप भागो सीधा का सीधा बड़ा नंबर के पीछे, 2500। क्लियर? ये चीज 2500 के रेस्पेक्ट में। तो पावर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि लगभग, बिकॉज एक्जैक्टली 2500 तो वैसे भी नहीं आने वाला, बिकॉज वो डिविजिबल ही नहीं होगा। ठीक है, बट इसके लगभग में कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे? 8। 800 से आप, जैसे टीचर ने बोला 800 से अपन करेंगे, देखो 800 से करोगे ना, तो क्या होगा? 800 इंटू 3 2400 ओनली। तो अगेन आपको और 100 चाहिएगा। तो आप 800 से थोड़ा और आगे जाओ। क्या बोला तुमने? 833। एग्जैक्टली सही है, 833। देख लो एक बार, 833 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप करते हो, कितना होगा? 2411 है। एग्जैक्टली, एकदम सही आ जाएगा। ये चाहो तो आप 2500 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 2500 को 3 से डिवाइड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा किससे आपको करना है। ठीक है, तो 3 टू द पावर 3, पावर में क्या आ गया? 833। तो ये कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 2499। मेरे को क्या चाहिए? और मेरे को और क्या चाहिए? एक और 3 चाहिए ना। एक और 3 से मल्टीप्लाई करते 2500 आ जाएगा। तो 2499 मल्टीप्लाई बाय, तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना रहा? तो नॉन नेगेटिव
नॉन नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू हाउ मच 3। कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? चेक कर लो, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the unit digit of 183 factorial plus 3 to the power 183। 183 factorial plus 3 to the power 183। इसमें आपको एक नोट में लिखाता हूं फैक्टोरियल से रिलेटेड, ठीक है? the unit digit of the unit digit of n factorial where n should be greater than equal to 5 is always 0। ठीक है? the unit digit of n factorial where n should be greater than or equal to 5 is always what? 0। आप एक चीज समझो, 5 फैक्टोरियल का जब मैं बात करता हूं ना, 5 फैक्टोरियल इज व्हाट? 120। 6 फैक्टोरियल का बात करूंगा कितना होगा? 720। 7 फैक्टोरियल का बात करूंगा कितना होगा मेरे पास? 5040 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का कोई भी फैक्टोरियल निकालो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। विच मीन्स कि 183 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। क्लियर है चीज? तो आपको वर्क किसके ऊपर करना है? आपको सोचना किसके लिए? 3 टू द पावर 183। करो, 2 मिनट का समय देता, करो। 3 टू द पावर 183 का यूनिट डिजिट के रेस्पेक्ट में समझते हैं, ठीक है? तो एक बात समझो, 3 टू द पावर 1 इज 3। अच्छा, यूनिट डिजिट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या आएगा? मॉड 10 आएगा ना, नहीं आएगा? ये तो क्लियर है ना? यूनिट डिजिट मॉड 10, 10 डिजिट मॉड 100, ठीक है? तो 3 टू द पावर 1 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 टू द पावर 3 27, 3 टू द पावर 4 81। बिकॉज हम हमेशा ये सोचेगा 1 के रेस्पेक्ट में, कहीं पे 1 दिख जाए तो बस वहां पे एक बार रुक जाओ, बिकॉज उससे कुछ भी नंबर्स क्रिएट किया जा सकता है। 3 टू द पावर 4 इज व्हाट? 81। 81 डिवाइडेड बाय 10 अगर करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं 3 to the power 4 congruent to 1 mod 10। कोई दिक्कत? मेरे को कहां तक पहुंचना? 183 तक। 183 तक मेरे को पहुंचना है, ठीक है? तो 183 तक पहुंचने के लिए 182 के बारे में सोचो। 183 तो ऑब्वियसली 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 182 के बारे में सोचो, 182 होगा क्या? नहीं होगा। 182 नहीं होगा। 181 तो होगा नहीं, तो बचा तुम्हारा 180, ठीक है? तो 180 45 इंटू 4 कितना होता है? 180। तो 3 टू द पावर 4 पावर में क्या मल्टीप्लाई करेगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3 टू द पावर 180। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? अब मेरे को और कहां तक पहुंचना है? 183 तक। 183 तक पहुंचना है, इसका मतलब 3 टू द पावर 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन गया 3 टू द पावर 183 कॉन्ग्रुएंट टू कितना? 3 टू द पावर 3 इज 27। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? सिंस 183 फैक्टोरियल का तो ऐसे भी 0 था, तो 0 प्लस 7 इज 7 ओनली। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसमें? आगे बढ़े। 2 मिनट इसको ट्राई करो, एकदम इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व करना है इसको। x-1 x+2 कॉन्ग्रुएंट टू x-2 x+7 mod n if n is odd। ठीक है? तो आपको x के रेस्पेक्ट में खाली सॉल्व करना है, ठीक है? एकदम इजी है। x-1 और x+2 को अगर आप सॉल्व कर दो तो आपके पास क्या आएगा? x² प्लस 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? -x और -2 कॉन्ग्रुएंट टू
एक्स स्क्वायर 7x माइनस 2x कितना हो जाएगा 5x माइनस 14 प्लस एक्स होगा कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स अच्छा ओके प्लस एक्स ठीक है कोई दिक्कत इसके अंदर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गया इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 5x कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 14 प्लस 2 तो x माइनस 5x कितना होता है इजी तो गया तो x कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ गया विच इज क्लियर कि x किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है 4 के साथ तो दिक्कत इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 अभी ध्यान देना 5 liters of water 5 liters of water is added to a certain quantity of pure milk costing rupees 60 per liter मतलब आपके पास क्या है आपके पास प्योर मिल्क है उस पे आप 5 लीटर पानी मिलाने वाले हो और जो प्योर मिल्क है उसका कॉस्ट है प्योर मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना है 60 रुपया सही है ना if by selling the mixture at the same price as before a profit of 20% is made कहने का मतलब पानी मिलाया जब आप पानी मिला रहे हो तो वो एक मिक्सचर बन चुका है मिक्सचर बनने के बाद में मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो भी कितना 60 रुपए ही है सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर इज कितना 60 रुपया क्लियर है उसके बावजूद ये मिक्सचर होने के बाद में भी वो इंसान 20% का प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कमाएगा 20% प्रॉफिट तो उसमें कमा बिकॉज पानी मिल चुका है 20% प्रॉफिट वो कमाया क्लियर है चीज तो अब ये इंफॉर्मेशन के मदद से अपन क्या निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर तो यहां पे आप लिखोगे सबसे पहले आप बता दो अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क ना तो आप मान लो लेट द अमाउंट ऑफ let the amount of pure milk be x ठीक है ना ये तो प्योर मिल्क आप अमाउंट मान लिया ठीक है सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना दिया हुआ है रुपीज 60 क्लियर है चीज आपको कॉस्ट प्राइस निकालना तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे 100 डिवाइडेड बाय इनटू करेक्ट है तो 100 डिवाइडेड बाय गेन परसेंट कितना तो कितना आ गया तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 50 रुपया मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 50 रुपया ठीक है अब अगर अपन इस पे एलिगेशन रूल लगाते हैं प्योर मिल्क वाटर प्योर मिल्क का पैसा कितना प्योर मिल्क का पैसा कितना 60 रुपीज वाटर का 0 और मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आया बात समझ हमेशा जब एलिगेशन बनाओगे तो एक ही रेस्पेक्ट में बनाओगे ना कॉस्ट प्राइस तो कंप्लीटली सब कॉस्ट प्राइस रहेगा तो इस पे अगर एलिगेशन रूल बनाते हो तो क्या आएगा 50 माइनस 0 60 माइनस 50 डेट इज 50 हो गया इधर और यहाँ पे हो गया 10 अब आपको रेशियो क्या दिया हुआ था प्योर मिल्क और वाटर के रिस्पेक्ट में प्योर मिल्क का क्वांटिटी मैंने कितना माना था x वाटर कितना ऐड हो रहा था 5 लीटर इज इक्वल टू 50/10 कोई दिक्कत तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू इट विल बी 25 तो प्योर मिल्क कितना था 25 लीटर कोई दिक्कत इसके अंदर क्लियर है सबका ठीक है टू लिक्विड्स आर मिक्स इन द प्रोपोर्शन 3:2 तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई इनका रेशियो दे दिया दो लिक्विड है जो किस रेशियो में मिक्स हो रहा है वो आपको पता है ठीक है एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट रुपीज 110 पर लीटर मिक्सचर का सेलिंग प्राइस मेरे पास है 110 रुपया प्रॉफिट मेरे पास है तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आराम से हम निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं है ठीक है
इफ फर्स्ट लिक्विड कॉस्ट ₹20 मोर पर लीटर देन द सेकेंड, तो अगर सेकेंड x होता है तो फर्स्ट कितना हो जाएगा x प्लस 20। तो आप सबसे पहले तो ये मान लो, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट लिक्विड कितना, ₹x, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड लिक्विड कितना हो जाएगा, ₹x प्लस, बोलो चलेगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना है 110, 100 प्लस गेन परसेंट कितना हो जाएगा 110। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे पास 100। ये तो मेरे हिसाब से सबका आ रहा होगा, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। अब आपको एलिगेशन लगाना है, तो फर्स्ट लिक्विड का कॉस्ट प्राइस x, सेकेंड लिक्विड का कॉस्ट प्राइस x प्लस 20, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 100, चलेगा। एलिगेशन लगाएंगे, क्या बन जाएगा मेरे पास, यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास x प्लस 20 माइनस 100, और ये हो गया 100 माइनस x, तो x माइनस 80, चेक कर लो, कोई दिक्कत, क्लियर। अब इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, तो एक बार रेशियो किसके हिसाब से दिया हुआ था एक बार चेक कर लेता है। एक में फर्स्ट लिक्विड कॉस्ट 20 था ना, ओ ओ हो, फर्स्ट लिक्विड कॉस्ट रुपीज मोर 20, अब उल्टा ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पे भी हो सकता, कोई इशू नहीं है। ये x था और ये x प्लस 20 था, तो मैं ये एक्चुअल में ये x प्लस 20 होगा, ठीक है ना। कॉस्ट पर सेकेंड लिक्विड ये x होगा और ये हो जाएगा आपका x प्लस 20, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ पे मैंने ऐसे किया ना, इसको इधर लिख दिया, तो रेशियो को आप क्या कर दो 2/3 कर दो, 3/2 था ना, इसको आप 2/3 कर दो, ठीक है। तो 3/2 लगेगा, तो सही कर दिया। कैसे फर्स्ट लिक्विड को एक्सप्रेस, अरे तो हम इधर एलिगेशन में उल्टा लिखा है ना, एलिगेशन में तो हम उल्टा ही लिखा है, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 8 3 24 240, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 2x, सो इट विल बी 3x प्लस 2x 5x 440, तो x इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच 88। कोई दिक्कत, क्लियर है सबका, बोले इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लंबा चौड़ा कहानी था, क्वेश्चन तो इजी था, कोई दिक्कत है, बिकॉज देखो गलती भी जो होता है ना वो भी आपको पता चल जाएगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना आपका आंसर नेगेटिव नेगेटिव में आएगा, वो पता चल जाएगा कहाँ है, तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में जाओगे, ठीक है। अगला सवाल, अगेन 3 मिनट। तो इसमें आपको दिया हुआ द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इन ए रिवर इज 36/36:5। द बोट गोes along with the current in 5 hours 10 minutes, how much will it take to come back। तो यहाँ पे एक चीज समझो, स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड दैट ऑफ करंट इज 36:5 दिया हुआ आपको। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट अपन नॉर्मली एक्स मानते हैं और करंट का अपन नॉर्मली वाई मानते हैं, बेसिकली अपने को रेशियो दिया हुआ है x/y इज इक्वल टू 36/5, चलेगा मेरे को, ठीक है। द बोट गोज अलोंग विद द करंट, द बोट गोज अलोंग विद द करंट, अलोंग विद द करंट का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम का बात कर रहा है, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम का बात करें तो डाउन स्ट्रीम का क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम का टाइम नॉर्मली अपन रिप्रेजेंट करते हैं T1 से, तो T1 आपको कितना दिया हुआ है 5 आवर्स 10 मिनट्स, तो 5 आवर्स 10 मिनट मतलब 5 प्लस 10/60, तो 5 प्लस 1/6 दैट इज 31/6, करेक्ट है। आपको निकालना हाउ मच विल इट टेक टू कम बैक, तो आपको क्या निकालना है T2 निकालना है।
अब एक बात बताओ, एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, T1/T2 इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। चेक करो, यही हुआ करता था, यही होता था ना। T1/T2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो T1 आपके पास है 31/6। अब बाकी बचा x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये भी आप निकाल सकते हो। देखो इसी रिलेशन का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो बोल के एक चीज हुआ करता था, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो बोल के एक चीज हुआ करता था, आप उसके मदद से निकाल सकते हो। उसमें क्या करता था, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा 36+5 और 36-5। तो 36+5 इज 41, 36-5 इज 31। करेक्ट है। तो T1 की जगह आप लिखोगे 31/6 और x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई की जगह आप लिखोगे 31/41। करेक्ट है। तो 31 तो गया, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 41/6 आवर। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? तो सवाल अपने पास ये है, A, B and C are three towns on the bank of a river which flows uniformly such that B is equidistant from A and C। ठीक है, B is equidistant from A and C मतलब इक्वल डिस्टेंस है A से भी और C से भी, मतलब B बीच में है। A man rows a boat from town A to town B and back in 10 hours and he can downstream from A to C in 4 hours. Find the ratio of the speed of the boat in still water and that of water current in the river। तो पहले एक एक चीज को क्रैक करते हैं कि भाई यहाँ पे अपन 3 पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, ए से लेके बी और बी से लेके सी। अब ए से बी और बी से सी का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो मान लो वो डिस्टेंस है आपका डी किलोमीटर। सही है ना? वो डिस्टेंस कितना है आपका? डी किलोमीटर। ठीक है, सवाल आपके पास ये है, a man rows a boat from town A to town B and back in 10 hours। मतलब वो इंसान A से B गया और B से फिर दोबारा A आ गया और उसको टोटल समय कितना लगा? 10 घंटा। बात समझ में आ रहा है? A से B और B से A पूरा रिटर्न जर्नी में उसको टोटल कितना टाइम लगा? 10 घंटा। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे अगर यदि अपन इक्वेशन एक बनाने जाए, तो ए से बी अगर जा रहा है या बी से ए अगर जा रहा है, तो एक बार डाउनस्ट्रीम होगा और एक बार अपस्ट्रीम होगा। ठीक है ना? तो अपन इक्वेशन कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, डी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। टाइम के रेस्पेक्ट, बिकॉज समय दिया हुआ ना आपको, तो इक्वेशन भी किसके रेस्पेक्ट में बनेगा? टाइम के रेस्पेक्ट में। डी आपका डिस्टेंस हो गया और एक्स प्लस वाई आपका स्पीड हो गया। एक्स प्लस वाई क्या है? डाउनस्ट्रीम स्पीड। एक्स माइनस वाई क्या है? अपस्ट्रीम स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज व्हाट? टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अपना इक्वेशन बन गया एक तो। चेक कर लो, ये सबको समझ आ रहा? क्लियर है? अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड ही कैन डाउनस्ट्रीम फ्रॉम ए टू सी इन 4 आवर्स। ए टू सी इन 4 आवर्स, लेकिन क्या दिया हुआ? डाउनस्ट्रीम, मतलब ए से लेके सी जाएगा। अब एक बात बताओ, ए से लेके बी डी है और बी से लेके सी डी है, मतलब ए से सी पूरा टोटल कितना हो गया? 2D। तो एक रिलेशन मेरा क्या बनेगा? 2D डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 4 आवर्स। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? तो d डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मैं 2 लिख सकता हूं। इसमें कोई दिक्कत? अब ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डाल दो, तो यहां पे आ जाएगा 2 प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो d डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, 10 - 2 हो गया 8। तो अब इसको मेरे को सॉल्व करना है ना, तो एक काम करते हैं, d इज इक्वल टू 8x - 8y लिखते हैं। 8x - 8y लिखते हैं, मेरे को तो रेशियो से मतलब है, तो इसको इधर डाल देते हैं। तो 8x - 8y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो 8x - 8y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y।
तो 8x माइनस 2x कितना हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 10y। तो x बाई वाई इक्वल टू 10/6 विच इज 5/3। कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? डन। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, ए मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक इन 14 आवर्स। ठीक है, he find that he can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream। मतलब दोनों का समय विद द स्ट्रीम और अगेंस्ट द स्ट्रीम दोनों का समय आपका सेम दिया हुआ है, मतलब अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का टाइम। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब अपन नॉर्मली स्पीड ऑफ द स्ट्रीम किससे कंसीडर करते हैं, वाई से। ठीक है, तो एक चीज समझो, जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से अपन लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। लिख सकते हैं आराम से, है ना? लिख सकते हैं ना? तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो x इज इक्वल टू, चेक कर लो, ये लिख सकते हैं। फिर डिस्टेंस d इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़ाया था रिटर्न बैक का, क्या था? d इज इक्वल टू t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। तो डिस्टेंस अपने को कितना दिया हुआ है 48, टाइम अपने को कितना दिया हुआ है, हाँ कितना 14, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह तो आप ये लिख सकते हो 49 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7y। लिख सकते हैं? तो 7 टू जब 14 होता है, ये खत्म कर दो। तो 48y इज इक्वल टू 49 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होता है 48 वाई स्क्वायर। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यही निकालना था आपको। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? आया ना? पक्का ना? इजी था? तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ, टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 एंड 17:7 respectively। In what ratio mixtures from two vessels should be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 5:3। तो आपके पास ऑलरेडी दो वेसल है, ऑलरेडी आपके पास दो वेसल है। ठीक है, वो दो वेसल में ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, नहीं ए और बी नहीं, सॉरी, मिल्क एंड वाटर का रेशियो, एक मिक्सचर वाला भी है, कितना दिया हुआ रेशियो इसके अंदर 7:5, यहाँ पे 17:7। तो मिल्क के रेस्पेक्ट में आप कन्वर्ट कर लो, तो मिल्क के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 7/12, यहाँ पे 17/24, और इधर आपको कितना दिया हुआ 5:3, तो इधर कन्वर्ट कर लो कितना आ जाएगा 5/8। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो अब एक काम करो, इसका एलिगेशन लगाने से पहले आप एक काम करो, इसका बेसिस को सेम करो, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर लो। हाईएस्ट नंबर क्या है 24, तो 24 के रेस्पेक्ट में आप इसको सेम करने जाओगे, तो 12 को अगर आप 24 बनाते हो तो आपके पास क्या आएगा, नीचे और ऊपर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल बी 14/24। फिर इधर 17/24, तो जैसा है वैसा रहने दो, और 5/8 को 24 बनाओगे तो कितना आएगा 8 3 टाइम्स, सो इट विल बी 15/24। तो आपके पास क्या आएगा 17/24 माइनस 15/24, और 15/24 माइनस 14/24, सो इट विल बी 2/24, और यहाँ पे 1/24। तो फाइनल रेशियो आपके पास आ जाएगा 2/24 डिवाइड बाई 1/24, सो इट विल बी 2/। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? चेक कर लो, इजी। A vessel contains a mixture of two liquids P and Q in the ratio 5:7।
ठीक है, वेसल में 2 लिक्विड से कौन सा रेशियो में दिया, 5:7 के। 12 liters of mixture are drawn off from the vessel and 12 liters of liquid P is filled in the vessel. 12 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला गया है और 12 लीटर ऑफ लिक्विड पी खाली फिल किया गया, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ लिक्विड पी एंड क्यू नाउ बिकम्स, आफ्टर दिस कहानी इट बिकम्स 9:7, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड पी एंड क्यू वर कंटेन्ड बाय द वेसल इनिशियली। तो अब मान लो, लेट initially liquid P contains 5 liter, liquid Q contains कितना, 5 लीटर, सॉरी 5x, और ये हो गया 7x, करेक्ट है। इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड इनिशियली था, 5x एंड 7x, ठीक है। अब बोलते हैं कि उसमें से 12 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द वेसल। याद रखना 12 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला गया है, 12 लीटर ऑफ मिक्सचर। तो अब एक बात बताओ, लेफ्ट आउट पोर्शन ऑफ लिक्विड पी कितना होगा, 5x था पहले से, 5x तो पहले से था, उसमें से क्या हटाया गया, कितना हटाया गया, 12 लीटर। तो 12 लीटर जो आप माइनस करोगे, कैसे माइनस करोगे, 5/12 इंटू, करेक्ट है, 5x माइनस 5/12 इंटू, 1 मिनट, हाँ ठीक है, यही होगा। लेकिन ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्यों तो छोड़ दो, कैसे हुआ, पर्टिकुलर लिक्विड का ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल लिक्विड। क्योंकि हम एक बात बताता, ठीक है ना, हम बहुत बार बच्चा लोग को इस जगह पे देखा है, समझता नहीं, इसको रट के चला जाता है। बात समझ में आए, इसको समझा ही नहीं, इसको समझा नहीं, ये एक्चुअल में रटा हुआ रहता है लोगों का। कुछ आपको मेरे हिसाब से एमएल अग्रवाल में भी एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा इस टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पे आई थिंक आंसर 81 लीटर के आसपास या 51 लीटर के आसपास ऐसा कुछ आंसर होता है, ठीक है ना, उसमें भी रटा हुआ है, हाँ उसमें भी रटा हुआ है लोगों का, ठीक है ना। एक चीज समझता है, ठीक है, हमारा जब क्वेश्चन सीरीज बना रहा था ना, उसमें यही चीज नोटिस किया था कि यहाँ पे बहुत बार बच्चा लोग रटता है। सोचो तुम्हारे पास 15 लीटर का ओरिजिनल क्वांटिटी है, ठीक है ना, उसमें से तुम सोचो 5 लीटर पी है और 10 लीटर क्यू है, दो हो गया, एक 5 लीटर और एक 10 लीटर हो गया, ठीक है। ये 15 लीटर का मिक्सचर में से निकला, पी का कितना, 5 और क्यू का 10। अब इसमें से सोचो 6 लीटर मिक्सचर हम निकाल देते हैं, कितना लीटर मिक्सचर निकाल रहा है, 6 लीटर मिक्सचर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास पी कितना बचेगा ये समझता है, मेरे पास पी अभी कितना है, 5 लीटर, माइनस 6 लीटर हम निकाला। पहले तो अब ये समझो कि पी का रेशियो है कितना, पी का खुद का रेशियो कितना है, 5 लीटर और 10 लीटर, तो पी का रेशियो कितना हुआ, 5/15, दैट इज 1/3। मतलब 1/3 पार्ट किसका है, 1/3 पार्ट किसका है, पी का। और 6 लीटर निकाला तो 6 का 1/3 कितना हुआ, 6 का 1/3 कितना होगा, दैट इज 2 लीटर किसका निकला, पी का। तो 3 लीटर किसका निकलेगा, आया बात समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो वही चीज ऊपर चल रहा है कि यहाँ पे आपके पास इनिशियली कितना था, 5x था, क्लियर। आपने 12 लीटर निकाला, उसमें से 5 और 7 में डिवीजन हुआ था, तो 5 और 12 के रेस्पेक्ट में अपन निकाल, 7 और 5 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 12, 12 इज द टोटल क्वांटिटी, और उसमें से 5 के आपका लिक्विड पी। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब एक बात बताओ, लिक्विड क्यू कितना होगा फिर, लेफ्ट आउट पोर्शन ऑफ लिक्विड क्यू कितना होगा, 7x माइनस 7/12 इंटू 12।
तो बेसिकली P बचा हुआ मेरे पास 5x-5 और Q बचा हुआ मेरे पास 7x-, चलेगा ये? किस पे हम ऐड कर रहे हैं? ऐड अब हम किस पे कर रहे हैं? 12 liters of P is filled in the vessel. 12 liters of P is filled in the vessel. तो न्यू अमाउंट ऑफ P, तो कितना हो जाएगा? 5x-5 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा? 12-5, तो 5x-7, और सॉरी +7, करेक्ट है। अब रेशियो मेरे को कितना दिया हुआ है? 9:7। रेशियो किसके रेस्पेक्ट में दिया? P बाई Q के फॉर्म में दिया हुआ है। सो इट विल बी 5x+7 डिवाइडेड बाई 7x-7 इक्वल टू 9/7। तो 7×5 जा 35x, 7×7 जा 49, 7×9 जा 63x, और 7×9 जा 63। तो कितना हो जाएगा ये? 63x माइनस 63 माइनस 35, इट विल बी 28x, और 63 प्लस 49 इज 112। तो x का वैल्यू हो गया 4। तो इनिशियली P कितना था? 5×4 इट इज 20, और ये हो गया 7×4 इज हाउ मच? 28। और कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स का, ठीक है। Three pipes A, B, and C, when opened together, can fill a tank in 3 by 2 hours. Pipe B and C together take 2 hours to fill the tank, while pipe A and C together take 3 hours to fill the tank. How long will the pipes A and B together take to fill the tank completely? क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके अंदर कुछ भी लंबा चौड़ा खेल नहीं है। बट यहाँ पे क्या है पता है? मार्क्स एक जगह जा सकता है। जल्दबाजी में बच्चा लोग क्या करता है पता है? ऐसे लिखना चालू करेगा, 1/A plus 1/B plus 1/C is equal to 1/3/2, that is 2/3। ठीक है ना? इस तरीके से लिखना चालू करेगा। A प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में आएगा, A प्लस बी प्लस सी ऐसे आएगा। इस फॉर्म में आंसर निकाल के आ जाएगा। बट ऐसे मत करना, इस तरीके से करोगे एक आध मार्क्स तो आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आपको पहले एक बार डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पाइप A B C जो है ना, वो पाइप्स का नाम दिया गया है। समझ में आ रहा है? A B C जो है वो पाइप्स का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो, लेट पाइप A टेक्स X hour to fill the tank. Similarly, B takes Y hour to fill the tank, और C takes Z hour to fill the tank। सारा फिल है ना? डन। तो इसमें अपन क्या करेंगे? इक्वेशन पहला कैसा बनेगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1/2/3, यही होगा। 2/3, सॉरी 3/2 है। तो इसका उल्टा करके लिखेंगे तो 2/3 लिख सकते हैं। आया ना? इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, फिर इसके अंदर पाइप बी एंड सी टेक्स 2 hour टू फिल द टैंक। बी एंड सी के लिए आप क्या लोगे? 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू कितना? 1/2। फिर नेक्स्ट है ए और सी 3 hours, मतलब 1/x प्लस 1/z इक्वल टू, चलेगा ये? कोई दिक्कत? अब आपको जो रिलेशन चाहिए वो किसका चाहिए, वो आप एक बार देख लो। हाउ लॉन्ग विल द पाइप्स ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली, मतलब आपको एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो, पहले आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 इन 1 क्या हो जाएगा? 1/y प्लस 1/z की जगह 1/2 पुट कर दो, तो 1/x प्लस 1/2 इक्वल टू 2/3। 1/x इक्वल टू 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम लोगे 6, हो गया 4। तो 1/x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/6। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, इक्वेशन 3 इन 1 क्या हो जाएगा? 1/y, 1/x प्लस 1/z की जगह 1/3 पुट कर दो,
हो गया 2/3, तो 1/y इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3, दैट इज नथिंग बट 1/3। डन। अब आपको ए और बी के रेस्पेक्ट में चाहिए था ना कहानी, तो क्या करोगे, 1/x प्लस 1/y को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम लोगे क्या आएगा, 6, 1 प्लस 2, दैट इज 3/6, नथिंग बट 1/2। तो ए एंड बी will take 2 hours to fill the tank। डन। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को, चेक कर लो एक बार, क्लियर है सबका। तो यहाँ पे कहानी आप समझो, a cistern has 3 pipes A, B and C। pipes A and B are inlet pipes where C is an outlet pipe। inlet pipe मतलब जिसका फिल करने का काम है, आउटलेट का मतलब जिसका एम्प्टी करने का काम है। pipes A and B can fill the cistern separately in 3 hour and 4 hour respectively, while pipe C can empty the complete filled cistern in 1 hour। ठीक है। If the pipes A, B and C are open in order at 5, 6 and 7 a.m. respectively, at what time will the cistern be empty? cistern को आपको क्या करना है, खाली करना है, एम्प्टी करना है। तो मान लो, let let the cistern gets empty let the cistern gets empty after an hour। ठीक है। हम्म, तो अगर ए का काम का बात करेगा तो ए कितना देर तक काम कर रहा है, एन आवर्स तक तो ए काम कर ही रहा है, बिकॉज ए तो 5 बजे चालू हो गया था। ठीक है ना, ए तो चालू ही है। तो एस वर्क विल बी कितना, एन आवर। बी जो है वो 1 घंटा कम काम कर रहा है, बिकॉज बी जो है वो 6 बजे चालू हुआ, और सी जो है वो 2 घंटा कम काम कर रहा है। बोल सकते हैं। तो अभी इनका अगर इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन क्या बन सकता है, कि जो ए है वो 1 घंटे में 3 आवर काम करेगा। ठीक है ना, और सॉरी 1 घंटे में 3 आवर होता है, टोटल काम 3 घंटे में ये कर सकता है, मतलब 1/3 पार्ट ये काम कर सकता है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, n/3, और इसके लिए कितना होगा, n-1 कितना है 4 माइनस n-2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। क्यों हुआ 0, इक्वल टू मैंने 0 क्यों लिखा, बिकॉज सिस्टम को मैं खाली कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता सिस्टम को अपन फिल कर रहे होते तो अपन 1 लिखते, बिकॉज एक कंप्लीट सिस्टम बनता वो, ठीक है ना, फिल हो जाता। और n-2 को माइनस क्यों किया, बिकॉज एन जो तुम्हारा सी पाइप है वो खाली कर रहा है। ठीक है, तो जो अपन फिल कर रहे हो तो वो हमेशा ऐड होता है, जो एम्प्टी करते हैं वो हमेशा माइनस होता है। ठीक है। तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, 12। तो ये हो गया 4n, ये कितना हो जाएगा 3n-3, और ये कितना हो जाएगा -12n प्लस 24। तो 4n प्लस 3n 7n, 7n माइनस 12n माइनस 5n, और 24 - 3 21 इक्वल टू 0। तो 5n इक्वल टू 21, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/5। तो ये बेसिकली कितना हो गया 5 4 1, सही है ना। तो बेसिकली 4 आवर, इसको अगर अपन आवर और मिनट्स में लिखते हैं तो इट विल बी 4 आवर 12 मिनट। 4 आवर 12 मिनट, 12 मिनट कैसे हुआ ये बात समझ में आ रहा है। 4 1/5 में 4 तो रिप्रेजेंट कर रहा है आवर को, 1/5 में आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मिनट में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करते हो, 1/5 इंटू 60 दैट इज 12। तो 4 आवर 12 मिनट्स। कोई दिक्कत इसके अंदर,
क्लियर है ये चीज? तो इसका मतलब कितने बजे एम्प्टी हो जाएगा टोटली, बिकॉज एन आवर्स के अपन रेस्पेक्ट में बात किया था ना, 5 बजे चालू हुआ था, चीजें तो 5 बजे चालू हुआ था, 5 से कैलकुलेट करना, 7 बजे से कैलकुलेट मत कर लेना। तो सिस्टम गेट्स एम्प्टी, सिस्टम गेट्स एम्प्टी एट कितना बोला? 9 आवर, सॉरी 9 आवर होता है, 9:12 AM PM कुछ लिखा है क्या? AM। डन? तो दिक्कत चेक कर लो एक बार। डन? N-1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। A tank is fitted with two inlet pipes A and B and an outlet pipe C। ठीक है। A is twice as efficient as B, which in turn twice as efficient as C. The empty tank gets filled in 16 hours when all the three pipes are open. And how many hours will be taken to fill the tank if B is plugged and the other two pipes are open? ये तो चलो बात का क्वेश्चन है, पहले यहां तक समझते हैं। A is twice as efficient as B, which in turn twice as efficient as C. तो बेसिकली देखो, B is the reference point for A and C. B is the reference point for A and C. A is twice as efficient as B, and B in turn twice as efficient as C. Let B takes 2 hours to complete the work। ठीक है। तो A takes n hours to complete the work। यही होगा ना? आया ना? A एफिशिएंट है, A इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज B। मैंने बोला B ने 2 n hours लिया तो A कितना लेगा? n hours लेगा। आया बात समझ में? सिंपल सा चीज है, आप एक नंबर डाल के देख लो। ठीक है। एन पे अगर आप 5 डालते हो तो ए के लिए 5 घंटा हुआ और बी के लिए 10 घंटा हो गया। तो ए 2 टाइम्स एफिशिएंट हुआ ना, नहीं हुआ बी से? हो गया। फिर अब दूसरा कहानी देखो, बी इन विच टर्न ट्वाइस इज एफिशिएंट इज। अब बी एफिशिएंट है सी से, बी एफिशिएंट है सी से, बी को 2n लगा है, तो सी को कितना लगेगा? आया बात समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर? तो रेफरेंस पॉइंट देखो हमेशा, अगर कंपैरिजन हो रहा है ना ए बी बी सी में, तो कोई ना कोई एक तो रेफरेंस पॉइंट होगा ही होगा। या तो बी होगा कॉमन ए सी के लिए, या ए होगा कॉमन बी सी के लिए। एक तो रेफरेंस पॉइंट आपके पास होगा ही होगा। पहला कंपैरिजन ए बी का था, दूसरा कंपैरिजन बी सी का था, तो बी बीच में आ गया, तो पहले आप बी को डिफाइन कर लो, ऑटोमेटिकली बाकी दो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। एग्जैक्टली exactly। अगर मैं B को n आवर्स लेता हूं तो मेरे लिए A n/2 बन जाएगा और C 2n बन जाएगा। आया बात समझ में? बात ये समझ में आ रहा है? अगर मैं B को n आवर्स लेता हूं तो मेरे लिए A क्या बन जाएगा? n/2, बिकॉज ट्वाइस इज एफिशिएंट तभी हो सकता है, और C मेरे लिए बन जाएगा तब 2n। क्लियर ये चीज? और द एम्प्टी टैंक्स गेट फिल्ड इन 16 आवर्स व्हेन ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन। अब इसमें से दो इनलेट था ना, ए और बी इनलेट था। ठीक है। तो 1/n प्लस 1/2n और -1 इज इक्वल टू 1/16। तो कितना हो जाएगा ये? एलसीएम में 4n, n कितना टाइम्स? 4 टाइम्स, 2n के लिए 2 टाइम्स -1, 4 + 2 6, 5/4n, 5/4 आवर। कोई दिक्कत इसके अंदर?
चेक कर लो एक बार। एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/4। तो बेसिकली कितना वैल्यू हो जाएगा आपका, 5/4 इज नथिंग बट हाउ मच, कितना, अरे वाह कैलकुलेट करो। गलत लिखा है क्या, 20 है, 20 है। मैंने गलत किया क्या, 4+2 5, 5 - 1 4, 4 4 into 5 20 होता है। 4 ओह सॉरी, नहीं नहीं देखो, नहीं 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 नहीं। हाँ, आपका n ओ नीचे। एन नीचे है ना, सॉरी मैंने एन ऊपर को ऊपर डाल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, तो कुछ गलत हो गया। वो हाँ बैठता भी नहीं फिर। बहुत ज्यादा ही कम टाइम हो जाता है। एन इज इक्वल टू 20 आवर, ठीक है, डन। ये क्वेश्चन को समझना, pipes A and B can fill a tank separately in 20 minutes and 30 minutes respectively. Pipe C can empty the full tank in 15 minutes. ठीक है, if pipes A, B and C are opened successively for 1 minute each, how soon will the pipe be filled? हाँ पाइप बोलता है टैंक सिस्टम बी फिल्ड, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम होगा, सिस्टम बी फिल्ड या टैंक बी फिल्ड, ठीक है। इन जनरल कोई भी इंसान क्या करेगा, ऐसे सोचेगा कि सक्सेसिवली हो रहा है। सक्सेसिवली होने का मतलब क्या हो गया, पहला मिनट में ए काम किया, फिर नेक्स्ट मिनट में बी काम किया, फिर नेक्स्ट मिनट में सी काम किया, मतलब 3 मिनट तक काम हो रहा है, ए बी सी 3 मिनट तक काम कर रहा है, और तीनों का वर्क अपने पास है, ठीक है ना। तो तीनों का वर्क अगर अपने पास है, 3 मिनट वर्क इनका अगर निकालते तो क्या होगा, 1/20 प्लस 1/30 -1/15, यही होगा, बिकॉज दो फिल कर रहे हैं और एक एम्प्टी कर रहा है। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 60, 20 से 3 टाइम, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 1/60। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई 3 मिनट में अगर 1/60 पार्ट फिल कर रहा है, तो मतलब 1 मिनट में 1/80 पार्ट, तो बेसिकली 180 मिनट में ये पूरा का पूरा कहानी को, टैंक को फिल कर देगा, यही सोचेगा। और ये कितना लोगों का आंसर आया हो भी है, जो बिल्कुल गलत है, पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। यहाँ पे अब सोचने वाला बात देखो, ये 3 मिनट का जो फंडा है ना, सारा कहानी उधर ही पलट जाता है। 3 मिनट वाला जो कहानी है ना, उसी पे ही सब कुछ बदल जाएगा। इस जगह पे सबसे पहले आप ये समझो कि जो आपके पास टैंक है उसका कैपेसिटी कितना है, जो आपके पास टैंक है उसका कैपेसिटी कितना है, ठीक है। पाइप ए बी कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, और पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 15 मिनट्स, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पाइप्स एंड सिस्टम्स का कोई टैंक का कैपेसिटी अगर आपको निकालना है, जो भी आपको समय दिया हुआ रहेगा ना, जो भी आपके पास समय रहेगा उसका आप एलसीएम ले लो, जो भी समय आपके पास दिया हुआ रहेगा उसका आप एलसीएम ले लो, वहां से आपको टैंक का कैपेसिटी मिल जाएगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो इस जगह पे 20, 30 और 15 का अगर आप एलसीएम लेते हो, कितना आएगा एलसीएम, विच मीन्स कि 60 लीटर, 60 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक, 60 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक, मतलब वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना हो गया, 60 लीटर, ठीक है। अगर 60 लीटर इसका कैपेसिटी है, तो यहां पे ए बी और सी पर मिनट में कितना लीटर का काम कर रहे हैं। ए जो है 20 मिनट तक काम करेगा, है ना। ए जो है पूरा का पूरा टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम तक काम करेगा, 20 मिनट तक। तो 60 लीटर अगर यदि उसको भरना है, तो इसका मतलब 60 / 20 इज हाउ मच, 3, 3 लीटर पर मिनट वो भर रहा है, 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, करेक्ट है। और बी 2 लीटर पर मिनट भर रहा है, और सी क्या करेगा, 4 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट फिल नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर, सही है। अब ये जो तीनों इंसान है ना, ए बी और सी, ये 3 मिनट तक, ये लोग 3 मिनट तक काम किया, पहले ए काम करने हैं भाई 3 लीटर भर दिया, फिर बी काम करने हैं 2 लीटर भर दिया, फिर सी काम करने हैं 4 लीटर निकाल दिया।
तो बेसिकली 3 मिनट के अंदर अगर यदि आप अच्छे से देखो, 3 मिनट के अंदर एक्चुअल में 1 लीटर ही तो फिल हुआ। 3 + 2 - 4। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से हम बताता है, 60 लीटर आपका कैपेसिटी था। आपके पास 3 लोग हैं, ए बी सी। ए बी और सी जो है, ये तीनों लोगों का अपन कैपेसिटी समझ ली कि भाई 1 मिनट में कितना लीटर ये लोग फिल कर सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं। तो ए का मेरे को पता चला कि भाई 1 मिनट में 3 लीटर ये फिल कर सकता है। कैसे पता चला? 20 मिनट का समय दिया हुआ, ये पूरा का पूरा टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, तो ऑब्वियसली 3 लीटर 1 मिनट में भर देगा ये। ठीक है। सिमिलरली बी 2 लीटर भर देगा, और सी जो है वो 4 लीटर खाली कर देगा। तो ये तीनों मिला के एक्चुअल में तो 3 मिनट काम कर रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ ओपन सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। पहले ए काम किया, उसके 1 मिनट बाद में बी काम किया, फिर 1 मिनट बाद में सी काम किया। तो 3 मिनट में टैंक कितना लीटर फिल हुआ? 1 लीटर। आया बात समझ में? 6 मिनट में कितना लीटर फिल होगा? 2 लीटर। 9 मिनट में कितना लीटर फिल होगा? 3 लीटर। और इस तरीके से चलते जाएगा। 3 मिनट में 1 लीटर हुआ, 6 मिनट में 2 लीटर, फिर और 3 मिनट जाएगा तो 9 मिनट में कितना होगा? 3 लीटर फिल होगा। इस तरीके से चलते जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा? लेकिन ऐसे तो हम लोग कहाँ तक चलाए? तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि एंड पॉइंट आपको क्या लेना है। सबसे आखिरी में फिल करने का काम कौन कर रहा होगा? ए और बी। सबसे आखिरी में फिल कर रहे हैं, बिकॉज इसका काम तो एम्प्टी करने का है। सबसे आखिरी में फिल करने का काम कौन कर रहा होगा? ए और बी। क्लियर? तो ए 3 लीटर भर रहा है और बी कितना लीटर भर रहा है? 25 लीटर भर रहा है। क्लियर ये चीज? और सॉरी 25 होता है, 2 लीटर भर रहा है। तो दोनों मिला के कितना लीटर भरा? 5 लीटर। 60 में से 5 लीटर को माइनस कर दो, कितना हुआ? 55 लीटर्स। तो इसका मतलब 55 लीटर, 55 लीटर अगर यदि इसको भरना है तो 55 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? पर लीटर के लिए 3 मिनट है, तो 55 लीटर के लिए कितना मिनट हो गया? 55 × 3, 165 मिनट। ये पूरा साइकिल चल गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट काम कौन करने वाला? देखो 165 मिनट में 55 लीटर भर चुका है। ये पूरा एक साइकिल चल रहा है। पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। इस तरीके से चलते जाएगा। ठीक है। तो 55 लीटर जब तक भरा ना, तो 165 मिनट हो चुका था। अब नेक्स्ट काम कौन हाथ में लेने वाला है? ए। ए जो है नेक्स्ट कितना लीटर भरेगा? 3 लीटर भरेगा। और ए को भरने में कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट। फिर उसके बाद में बी आएगा। बी कितना लीटर भरेगा? 2 लीटर भरेगा। 2 लीटर भरने में बी को कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट। अब एक बार चेक करो तो टोटल 60 लीटर हुआ ना? नहीं हुआ? तो सी तक ये पहुंचेगा ही नहीं। सी तक ये काम पहुंचेगा नहीं, बिकॉज अपना काम क्या था? पूरा का पूरा टैंक को 60 लीटर फिल करना था। 55 लीटर तक काम हो चुका था। बाकी बचा 3 लीटर और 2 लीटर। ए और बी मिलके कर दिया, तो टोटल हुआ कितना? 60 लीटर। सी तक काम ऑब्वियसली पहुंचेगा नहीं। 60 लीटर काम करना था अपने को, काम हो चुका है। तो टोटल कितना समय लगा? 165 + 1 दैट इज हाउ मच? 167 मिनट। इतना समय इसमें लगा काम करने में। यस, दिस इज द आंसर, 167 मिनट। ये सबसे इजीएस्ट मेथड में से था जो मैंने बताया आपको। नॉर्मल 1/A 1/B 1/C से अगर करेंगे ना, तब भी आंसर तो आएगा, ऑब्वियसली आंसर आएगा। यहाँ पे कहानी तुम समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A cistern can be filled by two pipes filling separately in 12 and 16 minutes respectively. Both the pipes are open together for a certain time, but being clogged. Only 7/8 of the full quantity of water flows through the former and only 5/6 through the later pipe. Clog मतलब जाम होना। ठीक है ना? उसके वजह से क्या हो रहा है? जो भी कैपेसिटी है टोटल क्वांटिटी का, 7/8 मूव हो रहा है पहला वाला पाइप से, और 5/6 दूसरा वाला पाइप से। ठीक है। द ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर बीइंग सडनली रिमूव्ड, जो जाम था वो हट चुका है। उसके बाद में द सिस्टम इज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। उस मोमेंट से, याद रखना, उस मोमेंट से 3 मिनट्स के अंदर सिस्टम पूरा फिल हो चुका है। हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन? ठीक है।
लेट मिनट मैंने सब कुछ लेट द फुल फ्लो बिगिन आफ्टर n मिनट्स तक दोनों पाइप तकलीफ आ रहा था, ठीक है ना, दोनों को तकलीफ हुआ था फिल करने में। तो जिसमें पहला जो सिस्टम है उसको कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स लगता है फुल टैंक को फिल करने में, और दूसरा वाला सिस्टम को, सॉरी दूसरा वाला पाइप को सिस्टम को फिल करने में 16 मिनट्स लगता है, ठीक है। लेकिन क्लॉक के वजह से 7/8 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर बीइंग फ्लो आउट। तो कहने का मतलब 7/8 ऑफ हाउ मच, 1/12। क्यों 1/12? बिकॉज पहला सिस्टम जो है 1 मिनट में तो 1/12 पार्ट ही फिल कर रहा है ना, 1 मिनट में 1/12 पार्ट ही फिल कर रहा है, और उसका भी कितना पार्ट फिल होगा, 7/8, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। सिमिलरली दूसरा वाला का क्या कहानी होगा, 5/6 ऑफ कितना, 1/16। और ये कहानी कब तक चल रहा है, n मिनट्स तक चल रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय n। क्लियर, बिकॉज n मिनट्स तक हमारा दिक्कत है ना, दिक्कत तो मेरा n मिनट्स तक है ही आप इनको खुद कह रहे हैं ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना टाइम लगता है? नहीं, दिक्कत कब तक है, 3 मिनट से हाउ पहले लॉन्ग, हाँ वही तो पूछा है, हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगिन। फुल फ्लो 3 मिनट बाद में तो काम स्टार्ट हो ही गया था। क्लियर, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं कितना होगा, 7/96, 5/96, तो 7 + 5 12/96, तो ये बेसिकली कितना हो गया, n/8। कोई दिक्कत, सही है। अब एक चीज समझो, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, द ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर बीइंग सडनली रिमूव्ड, द सिस्टम इज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। तो टाइम टेकन आफ्टर ऑब्स्ट्रक्शन कितना होगा, 1 मिनट में अगर 1/12 पार्ट फिल कर सकता है तो 3 मिनट में कितना करेगा, 3/12, और दूसरा के लिए 3/16। करेक्ट है, एलसीएम लेंगे कितना होगा, 48, 12 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, 16 3 टाइम्स, तो 12 + 9 कितना होता है, 21/48, 3 से डिविजिबल है, 3 से हो गया 7/16। कोई दिक्कत, अब एक बात बताओ, दिक्कत था तो n/8 लगा मेरे को, जब दिक्कत चला गया तो मेरे को इतना लगा, और ये दोनों मिल के पूरा का पूरा एक पाइप को फिल किया ना, नहीं किया, एक पाइप बोलते सॉरी एक सिस्टम को फिल किया ना, नहीं किया, विच मीन्स कि n/8 प्लस 7/16 इज इक्वल टू 1। n/8 इज इक्वल टू 1 माइनस 7/16, n/8 16 एलसीएम में लेगा तो 16 - 7 कितना हो गया, 9। n इज इक्वल टू 4.5 आवर, 4.5 घंटा, ठीक है था, और मिनट 4.5 मिनट, ठीक है। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन तो ठीक था, इसमें कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से, चेक कर लो एक बार।